चलिए, ये ज्योग्राफी का आपका तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग संसाधन के बारे में जाने थे, भूगोल क्या है उसके बारे में जाने थे, यस यू नो। फिर दूसरे क्लास में हम लोग संसाधन का वर्गीकरण किए थे, और ये आज आपका भारत संसाधन एवं उपयोग, जो आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, उसका आपका ये तीसरा क्लास है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे अपना चैप्टर पे वापस आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के वर्गीकरण का आधार, जो कि हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। संसाधन के वर्गीकरण का आधार, कुछ न कुछ आधार था जिसके हम लोग आधार पर क्या करते हैं, संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। पहला है बाबू उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन सा होता है? जैव। दूसरा, वेरी गुड, जैव, जिसमें सजीवों के बारे में हम लोग जानेंगे। सजीव संसाधन जितने भी हैं वो सब का सब जैव संसाधन है। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, वो सब का सब कैसा संसाधन होगा? जैव संसाधन। लेकिन जिसमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, वो कैसा आएगा? अजैव। निर्जीव वस्तुओं का जो संसाधन होगा वो किस में आ जाएगा? अजैव में। कपड़ा किस में आएगा? पेन किस में आएगा? छड़ी किस में आएगा? बोतल किस में आएगा? टोपी किस में आएगा? बेंच किस में आएगा? अजैव में आएगा। चलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? नवीकरण किसको कहेंगे? जो वापस से पुनः नया हो जाएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, जल है, वन है, ये सब क्या है? नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय, वापस से नया हो जाएगा। जल चक्र जैसे चल रहा है, आप पानी का यूज किए, वो वापस से नाली में गया, नाली से फिर नदी में गया, नदी समुद्र में गया, फिर वाष्प बन के ऊपर बादल में, फिर वर्षा पड़ गया, वही हो गया। तो ये कंटिन्यू होता रहा। पेड़ भी वही है। पेड़ क्या है? फूला, फल दिया, फल वापस से गिरा, फिर वापस से वो पेड़ उग जाएगा, काट लीजिएगा, दूसरा पेड़ है। हाँ, अगर आप पूरा का पूरा अंत कर दीजिएगा उस चीज का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यस यू नो। अगर आप उसको विलुप्त कर दीजिएगा, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब वो नवीकरणीय नहीं रह पाएगा। तो जो वापस से पुनः पूर्ति हो जाता है जिसका, वो कहलाएगा नवीकरणीय। वो नवीकरणीय क्या हो जाएगा? जिसका पूर्ति नहीं करेंगे, अगर पूर्ति होगा भी ना, तो लाखों करोड़ों साल लगेगा, उसे कहेंगे वो नवीकरणीय। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, ये सब का सब क्या है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब ये, अगर एक बार खत्म हुआ तो समझ जाइए इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, और इसको वापस से होने में लाखों करोड़ों साल लग जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय। तो उपयोगिता के आधार पर कितना प्रकार का? पहला, दूसरा, अगला बाबू स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब था ओनरशिप, जिसका अधिकार हो। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय, चौथा होता है, वेरी गुड, व्यक्तिगत। अगर वैसा संसाधन जिसपे आपका अधिकार हो, आपका निजी अधिकार हो, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे एग्जांपल, आप कपड़ा जो पहने उस पर आपका अधिकार है, आपका मोबाइल आपका अधिकार, आपका घर है ना, आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, एसी है, पंखा है, गीजर है, आपका छोटा सा बगीचा है, छोटा सा खेत है, बड़का खेत है, बगीचा, ये सब का सब क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिगत संसाधन। हो सकता है आपका एक तालाब हो जिसमें आप अपना क्या कहते हैं, मछली का पालन करते हो, हाँ ना, आपका छोटा सा क्या कहते हैं, गोडाउन हो सकता है, छोटा सा कंपनी हो सकता है, बड़ा भी कंपनी हो सकता है, उस पर आपका अधिकार है, तो वो कहलाएगा आपका व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। और वैसा संसाधन जिसमें किसी खास प्रकार के समुदायों का अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मंदिर जो है, उस मंदिर पर कि ना केवल आपका अधिकार है, पूरा हिंदू वहां जाकर के पूजा कर सकता है, एक खास प्रकार के समुदाय का अधिकार है ना, तो ये जो आपका हो जाएगा सामुदायिक अधिकार में चला जाएगा मंदिर। तालाब भी अगर कहीं ऐसा तालाब है जिसमें छठ पूजा होता है, जिसमें आप जाते हैं कोई भी पूजा वूजा करने के लिए, तो वो भी हो जाएगा सामुदायिक। आप नहाने चले गए, वो क्या हो गया? सामुदायिक हो गया। क्या हो गया? हो सकता है वो मंदिर का हो या कोई ट्रस्ट का हो, यस यू नो, वो हो जाएगा सामुदायिक संसाधन में जाएगा। किसमें जाएगा? सामुदायिक संसाधन में चला जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? मस्जिद किस में जाएगा? सामुदायिक संसाधन में जाएगा। हाँ ना। चर्च किस में जाएगा? सामुदायिक संसाधन में जाएगा। यस यू नो, हाँ ना। और तालाब भी सामुदायिक संसाधन में हो सकता है, तालाब व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकता है अगर वो आपका अपना है तो। चलिए, उसके बाद आता है राष्ट्र संसाधन। राष्ट्र संसाधन में क्या आएगा? अगर सड़क है, सड़क पे आपका अधिकार नहीं होता है, वो राज्य का या राष्ट्र का अधिकार होता है। ये तो राज्य का सड़क होगा, ये किसी राष्ट्र का सड़क होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपको क्या कहेंगे?
राष्ट्र संसाधन। अभी ना बोले घर है, घर में तने को सड़क बना दिए तो वो संसाधन नहीं, वो संसाधन तो आपका निजी हो गया, वो सड़क नहीं। यहाँ सड़क का बात हो गया बड़ा बड़ा सड़क, एनएच हो गया, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, हाँ ना, ग्रामीण सड़क हो गया, ये फिर जो राज्य को जोड़ता है, जो कि देश को जोड़ने का काम करता है, ये सब सड़क का बात हो गया। ये सब हो जाएगा राष्ट्र संसाधन, जो कि देश का प्रॉपर्टी हो गया। रेल क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। कोयला का खनन, कोयला जो खनन हो रहा है वो जो जगह, वो क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। जहाँ पेट्रोलियम निकल रहा है वो कौन संसाधन होगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। और अगर जहां तक भारत का सीमा है या कोई भी देश का सीमा है, वहां से लेकर के समुद्र के 200 किलोमीटर तक अगर कोई संसाधन मिल रहा है तो वो संसाधन कौन सा होगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। और अगर 200 किलोमीटर के बाहर हेल गया तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया। महासागर किस में आएगा, महासागर में अगर समुद्र के तट से 200 किलोमीटर उधर अगर कुछ मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, तो वो कौन सा संसाधन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। फिर वही कद्दू वाला हल हो गया, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, हाँ ही ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब एक और चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन को अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ही देख लीजिए विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो याद रखिएगा संसाधन का वर्गीकरण में विकास के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला बोलिए जल्दी से, संभावी, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 प्रकार का संसाधन अभी बचा है, इसको आज हम लोग क्लियर करेंगे और थोड़ा सा चीजों को जानेंगे। समझ में आ रहा है क्या। चलिए थोड़ा सा और आते हैं, आपका ये सब चीज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में थोड़ा सा आइए, ठीक है ना। किसके, अंतरराष्ट्रीय संसाधन में, अंतरराष्ट्रीय संसाधन में हम लोग थोड़ा सा आते हैं। थोड़ा सा देखिएगा बाबू, अगर यहाँ से 200 किलोमीटर का क्षेत्र अगर हम बात करेंगे, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये इस पे अधिकार भारत का होगा, क्योंकि ये भारत के 200 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर है। तो ये जो संसाधन है ये अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा, सॉरी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और इस क्षेत्र को हम लोग कौन सा क्षेत्र कहेंगे, अपवर्जक क्षेत्र। कौन सा कहेंगे, अपवर्जक क्षेत्र। यहाँ पर भारत अपना नाव चला सकता है, नाव कुदा सकता है, अपना तेल अगर मिल गया तेल निकाल सकता है, जो करना है इस क्षेत्र पे कर सकता है। मछली पालन करना, जो करना वो यहाँ पे कर सकता है। बिजली उत्पादन करेगा, यहाँ पर अपना बीच बना देगा, बीच में खूब आदमी आएगा, घूमेगा फिरेगा, उसका पैसा लेगा, जो करेगा यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पर अगर अपना टापू बना दिया, जो कर दिया, यहाँ पे आदमी आएगा टैक्स ले सकता है। लेकिन समुद्र के तट पे अगर टापू बनाएगा तो देगा कोई, नहीं देगा। बात समझ में रहे क्या। यहाँ पर ये कुछ भी कर सकता है, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आता, ये राष्ट्र का संसाधन हो गया। अब बता 200 किलोमीटर के अंदर श्रीलंका भी आ जाता है। श्रीलंका भारत से 200 किलोमीटर दूर नहीं है, तो क्या श्रीलंका पे भारत का अधिकार हो जाएगा, तो नहीं। ये एक क्या है बाबू, जगह है, भूमि है, इस पर भारत का अधिकार नहीं हुआ, हाँ ही ना। अब इसके 200 किलोमीटर में भी भारत आ जाता है, तो क्या वो भी हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होता है, क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज। इसीलिए यहाँ से भी आदमी जाता है, मछली उछली पालन करता है, ये भी मछली पालन करता है। जब ऐसा हो गया तो क्या कर सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साझेदारी करके यहाँ पर लोग मछली उछली पालन, मछली पालन क्या करेगा, मछली पकड़ेगा, समुद्र में पालता थोड़ी, पकड़ता है सीधा, है ये पल रहा है अपनी। बात समझ में रहे क्या। यहाँ पर जाकर के दोनों अपना, यही कारण से यहाँ से तमिल से जो लोग हैं वो कई बार मछली पकड़ते पकड़ते श्रीलंका चला गया, वहीं रह गया। इसीलिए श्रीलंका में भी अधिकांश लोग क्या मिलेगा, तमिली मिलेगा, क्या मिलेगा, तमिली। बात समझ में रहे क्या। चलिए अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने काम की चीज पे। तो पता ही थे ना, जो विकास के आधार पर संसाधन है वो बचा हुआ रह गया था, तो आज हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो विकास के आधार पर जो संसाधन होता है वो 3-4 तरह का होता है। पहला जो संसाधन है वो है संभावी संसाधन। कौन सा संसाधन है, संभावित संसाधन। समझिएगा, वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है, जिसमें संभावना हो, ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे संभावित संसाधन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हिमालय का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। अब पहाड़ी क्षेत्र के अंदर क्या दबा है हमको मालूम है, नहीं ना। जिस तरीके से कोयला जो झारखंड में जो है, पहाड़ी क्षेत्र है झारखंड में, और उस पहाड़ी के नीचे कोयला दबा था। जब हम उसको कोड़े तो पता चला यहाँ कोयला है, तो कोड़ कोड़ के कोयला निकाल रहे हैं। जब कोयला खत्म हो जाएगा, जब सब जगह से खत्म हो जाएगा, तो आदमी ढूंढा मारेगा कि नहीं मारेगा, तो हिमालय में भी निकलेगा। हिमालय में भी कुछ ना कुछ है, ढूंढा मारने से पता चला हिमालय में भी क्या है, खनिज पदार्थ है। यस यू नो, हिमालय में भी क्या खनिज, हिमालय के नीचे भी मान लो कोयला है, मान लो, अभी हम नहीं बोले कि है, इसका पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, मान लो अभी कोयला है। लेकिन अभी जब झारखंड में आसानी से कोयला निकल जा रहा है तो उसमें आदमी बुद्धि लगाएगा, नहीं लगाएगा। लेकिन जब झारखंड का कोयला खत्म हो जाएगा तब बुद्धि लगाएगा, तब मजबूरी हो जाएगा, तब आदमी कितनों करे, निकालना ही पड़ेगा, तब वहां से कोयला निकालेगा। यानी वहां पर भी संसाधन है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे संभावी संसाधन। क्या बोलेंगे, संभावी। पवन और सौर ऊर्जा संभावी संसाधन में आते हैं। क्या कह रहा है बाबू, देखो वैसे संसाधन से भविष्य में उपयोग में लाए जा सकते, अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में लोग लाएंगे।
तो बताइए पवन जो है, ये पवन तो अभी भी यूज हो रहा है। डेनमार्क एक देश बताया जिसमें पवन ऊर्जा का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सोलर तो हाल फिलहाल में यूज होने लगा बहुत ज्यादा सोलर का। यस यू नो। तो ये संभावी में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अब ना यूज में होने लगा। और पवन ऊर्जा का यूज अभी भी भारत में उतना ज्यादा बड़े स्तर पे नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है भारत के लोगों का रिक्वायरमेंट जो है वो जल से जो विद्युत मिल रहा है, जो डैम के थ्रू या फिर जो क्या कहते हैं कोयला से जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है, उससे आदमी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जा रहा है। इसलिए दिमाग नहीं लगा रहा। जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगा तो आदमी को फिर इस चीज पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि नहीं। बिजली बिल महंगा हो गया तब ना आदमी जाकर सोलर लगाने लग गया है। यस यू नो। तो ये सब जो है अभी तो छोटे स्तर पर है। जब ये सब चीज खत्म हो जाएगा, कोयला पेट्रोलियम ये सब, तब ये बड़े स्तर पे जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ऐसे संसाधन इसका भविष्य में उपयोग जो है ना लाया जा सकता है। उपयोग में लाने का मतलब ये नहीं कि केवल आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको बुक में छाप देगा कि उपयोग होने लग गया। नहीं, जब सभी लोग यानी अधिकांश लोग जब इसका उपयोग करने लगेगा तो ये सब चीज संभावी संसाधन से हट जाएगा। ये संभावी संसाधन से हट जाएगा। क्या पवन ऊर्जा का भारत उपयोग कर पा रहा है? ये ऐसा देश जहाँ पे पवन ऊर्जा अभी नहीं है, पवन का बहुत कम मात्रा है, पवन बहुत कम बहता है, वहां संभावी संसाधन के रूप में पवन होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ही ना। सौर ऊर्जा तो अभी हल्का फुल्का है। क्या सब घर में सौर ऊर्जा मिलता है? कुछ घर में मिलता है। धीरे 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 होगा। जब सब जगह मिलने लग जाएगा तो ये संभावित संसाधन से हट जाएगा, क्योंकि आदमी यूज करने लग गया उसको। समझ में आ रहा है क्या? जब झारखंड का कोयला खत्म होगा, या झारखंड का खनिज खत्म होगा, या कोई और देश उड़ीसा में बहुत खनिज है, वहां खत्म होगा, तब लोग हिमालय का क्षेत्र से निकालेगा खनिज, तो ये संभावित संसाधन से हट जाएगा। तो संभावित संसाधन का मतलब क्या होगा? संभावित से आप याद रखिएगा, संभावना है। क्या है? संभावना है, जिसका आगे में यूज करने का संभावना है कि हम आगे यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग ऐसे बिजली जो मिल रहा है उसी को यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा संभावना है ना कि आप सोलर प्लेट लगा दें। काय हम किसी से लेंगे? अपना सोलर प्लेट लगाइएगा और इसी सोलर प्लेट की मदद से आप क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाइएगा। आपका घर का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। आपको लेना पड़ेगा बिजली? नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो है अभी के समय में कैसा संसाधन में आता है? संभावित संसाधन में आता है। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो पहला संभावित, जो कि आने वाला समय में संभावना बना हुआ। अगला है विकसित संसाधन, यानी वैसा संसाधन विकसित हो चुका है, लोग यूज कर रहा है, विकसित हो चुका है, जिसका उपयोग हो रहा है। देखिए, वे संसाधन जिसका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं और जिनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब अधिकांश लोग, ये नहीं कि इक्का दुक्का लोग ये एक देश में यूज हो रहा है, नहीं, अधिकांश लोग इसका यूज कर रहा है। और वैसे भी यहाँ पर संसाधन का मतलब भारत में संसाधन पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। ये नहीं है डेनमार्क संसाधन एवं उपयोग, यूरोप संसाधन एवं उपयोग, अमेरिका संसाधन एवं उपयोग, नहीं है। भारत में जो संसाधन का उपयोग हो रहा है ये नहीं हो रहा, उसके हिसाब से यहाँ बांटा गया है। हाँ ना? क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है अमेरिकवा वाला सब अभी कोयला का यूज नहीं कर रहा है, उसका सब कोयला पड़ले अंदर में, तो उसमें कोयला क्या हो जाएगा? संभावित संसाधन में आ जाएगा। अमेरिका में कोयला किस में आ जाएगा? संभावित संसाधन, क्योंकि अभी यूज नहीं कर रहा है। उसका रिक्वायरमेंट हवा से जो मिल रहा है उसी से पूरा हो जा रहा है, और सोलर से जो मिल रहा है उसी से पूरा हो जा रहा है। इसीलिए वो अभी कोयला का यूज नहीं कर रहा। कोयला उसका स्टॉक रखा हुआ अंदर में पड़ा हुआ है, खनन अभी नहीं कर रहा उसका। तो बताओ, अमेरिका के लिए कोयला कौन सा संसाधन हो जाएगा? संभावित संसाधन। लेकिन भारत में उसका यूज हो रहा है, तो भारत संभावित संसाधन में कोयला आएगा? नहीं। लेकिन भारत पवन ऊर्जा का यूज नहीं कर रहा है बड़े स्तर पे, सौर ऊर्जा का यूज नहीं कर रहा है, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का यूज नहीं हो रहा है, तो उस पर किस में आ जाएगा? संभावित संसाधन की संभावना है कि भारत उसका यूज कर सकता है। और अमेरिका का ये संभावना है कि जैसे ये खत्म होगा तो कोयला का यूज कर सकता। अब मेरा बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित संसाधन जिसको कहते हैं, जो पहले से अभी से पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गया, उसके बारे में अब सब लोग जान रहे हैं। कोयला के बारे में जान रहे हैं, एलपीजी गैस के बारे में जान रहे हैं? नहीं जान रही? पकड़ लिया, मार के दांते तोड़ देंगे। एलपीजी के बारे में नहीं जान रही है? घर में यूज करती है घरेलू गैस, जिसका उपयोग आप खाना बनाने में करते हैं, वो क्या है? एलपीजी। क्लास 9 में खूब पढ़ा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यस यू नो। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब जैसे कोयला हो गया, कोयला हम लोग के लिए विकसित है, पूरा डेवलप हो गया। कोयला से हम लोग बिजली बना रहे, कोयला से खाना बना रहे। हाँ ही ना? लोग बना रहा था, अब तो एलपीजी यूज करने लगा है। तो एलपीजी, लेकिन कोयला के बारे में आप जान रहे कि नहीं? प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। अब जल विद्युत का मतलब क्या हो गया? आगे भी जल विद्युत आगे, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जल विद्युत का मतलब हो गया डैम बना करके पानी को रोक देना, और उस डैम का जो पानी है वो टरबाइन पे तेजी से गिराना, जैसे टरबाइन गड़गड़ गड़गड़ घूमेगा। अगर कोई भी चीज को आप घुमा दिए, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज को आप घुमा दिए तो वो आपको बिजली देना शुरू कर देगा। ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी जिसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उस यंत्र को कहते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? डायनेमो। तो क्या करता है कि यहाँ पर डायनेमो लगा देता है। क्या लगा देता है? डायनेमो। जैसे पानी इतना तेजी से गिरता है, क्योंकि उसको जमा करके रखा,
और जमा करेगा, उसके बाद पानी छोड़ेगा तो कितना तेजी से गिरेगा। और इसका जो डायनेमो है बहुत तेजी से घूमता है, और वही डायनेमो से वही जो टरबाइन घुमा, टरबाइन लगाता है और टरबाइन से कनेक्टेड होता है डायनेमो। डायनेमो घूमता है ना, डायनेमो काम है जितना घुमाएगा उतना बिजली देगा। पवन चक्की क्या है? पवन चक्की भी सेम है, पवन चक्की भी क्या है, सेम है। देखो ये गोल गोल घूमा, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इसके अंदर क्या लगा है? टरबाइन। क्या लगा है? टरबाइन। टरबाइन घूमा, टरबाइन किसको घुमाएगा? डायनेमो को। किसको घुमाएगा? और डायनेमो दे देगा बिजली। क्या दे देगा? सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से पानी गिरा है, पानी जैसे गिराएंगे यहाँ पे लगा टरबाइन, टरबाइन घूमेगा, और जिस टरबाइन घूमेगा तो वो क्या दे देगा? डायनेमो। डायनेमो घुमा, टरबाइन घुमा, डायनेमो घुमा, डायनेमो घूमेगा, बिजली दे देगा। यही सेम कंसेप्ट का यूज किया, अब बना दिया जनरेटर। क्या बना दिया? जनरेटर घुमाते हैं गड़गड़ गड़गड़ करके, तो जो जो घूम रहा है उसको कहेंगे इंजन। क्या कहेंगे? इंजन का काम है क्या? घुमाना। इंजन का काम क्या है? अब पीछू जो थोदर निकला रहता है पिछुआ में, वो है डायनेमो। वो क्या है? डायनेमो। जो गोल गोल घुमा है वो इंजन है, इंजन घुमा। और जैसे इंजन घुमा ना, डायनेमो लगा हुआ। डायनेमो क्या क्या घुमा? इंजन घुमा तो डायनेमो घुमा, और जैसे डायनेमो घूमेगा वैसे बिजली देना शुरू, और आपको बिजली देना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? ये डायनेमो है। तो डायनेमो बिजली देने का, बिजली को वो बदलता है। जैसे सोलर कहेगा, सोलर क्या करता है? प्रकाश लेता है, बदले में देता क्या है? बिजली देता है। उसी तरीके से बॉल क्या करता है? लाइट लेता है, इलेक्ट्रिक लेता है, देता क्या है? लाइट। हाँ ये ना। स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक लेता है, देता क्या? साउंड। माइक क्या करता है? साउंड लेता है, देता क्या? इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है क्या? सब क्या करता है? ऊर्जा को रूपांतरित करता है। खैर चलिए, तो ये पूर्ण रूप से डेवलप हो गया, इसका लोग बहुत यूज हो रहा है, अधिकांश जरूरत का पूरा इसी से हो रहा है। बहुत जगह परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना, जहां पे बिजली उत्पन्न हो रहा है बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर। हीराकुंड परियोजना, आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, जिससे बिजली उत्पादन हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर कोयला, कोयला क्या हो गया? परिपूर्ण है हम लोग भाई, कोयला के बारे में सब लोग जान रहा है। तो कोयला भी किस में आएगा? विकसित संसाधन में आएगा। किस में आएगा? तो विकास के आधार पर कोयला किस में आएगा? भारत के लिए। किसके लिए? यहाँ भारत का बात हो रहा है। एलपीजी गैस किस में आएगा? विकसित में। अब यहाँ पे सौर ऊर्जा भी ली, क्योंकि अब के समय में सौर क्या होने लगा? विकसित होने लगा। अब सौर देखने लग गए हैं, यस यू नो। तो वहां से हट के धीरे 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 किस में शिफ्ट हो जाएगा? विकसित में। किस में शिफ्ट हो जाएगा? अब मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए अच्छी बात है। अगला जो आपका संसाधन वो भंडार संसाधन। क्या है? भंडार संसाधन। देखो, वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं लाया जा सकता है। यानी हमको मालूम है, लेकिन अभी हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम क्या कर सके? उसका उपयोग कर सके। जैसे आप लोग कई बार खबर सुने होंगे कि फलना जगह का आदमी है जो कि पानी से गाड़ी चलने वाला चीज बनाने लग गया है, पानी से। क्या उसका जो टेक्नोलॉजी अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है? बड़े पैमाने पे हो रहा होगा, छोटा मोटा पैमाने पे, लेकिन जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा तो वो किस में चला जाएगा? संभावी में। और संभावी में और डेवलप होगा किस में चला जाएगा? विकसित में। हम लोग यूज करने लग जाएंगे। अभी क्या है? उतना टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी है कि आप तेल डालिए, आपको इंजन गाड़ी चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तेल से। लेकिन पानी से है अभी नहीं, आने वाला समय में आ सकता है। आए ना। हाइड्रो के ऊपर, जैसे कि पानी जो होता है, जल को तोड़ करके विद्युत अपघटन करा करके इसका विद्युत के रूप में बांटना, ये विद्युत के रूप में जनरेट करना, ये आने वाला समय में हो सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं भंडार संसाधन। क्या बोलते हैं? भंडार। अभी यूज नहीं, और आने वाला समय में देखो पानी का लहर, कितना लहर होता है, उसके पास क्या ऊर्जा है, तब ना ढकेल देता किसी को भी। उसी लहर से हम बिजली बनाएंगे, उसी लहर से क्या बनाएंगे? अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उतना, है बहुत देश के पास है, ऐसा बात नहीं, भारत का पढ़ रहे हैं अभी हम, बहुत देश के पास है, लहर से बिजली बनाता है। तो उसी से हम क्या बना लेंगे? बिजली बना लेंगे। अगर वही चीज पूरा डेवलप हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो किस में चला जाएगा? संभावी। संभावी से विकसित। तो हम लोग यूज कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अभी क्या है? भंडार संसाधन है, रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अभी हवा से बिजली निकालने वाला कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी है, पवन चक्की है, विद्युत से बिजली निकालने वाला कंसेप्ट है। अब मेरे पास समझ में आ रहा है क्या? लेकिन पानी से बिजली निकालने का, पानी से ऊर्जा निकालने का भी कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी नहीं है। उसी तरीके से लहर से, जो लहर है, उस लहर से इलेक्ट्रिसिटी निकालने का भी कंसेप्ट नहीं है। नीचे बताओ, आप लोग पढ़े हैं पृथ्वी का जो बीच वाला सेंटर होता है बहुत गर्म भाग होता है, हाँ ये ना।
इस गर्म भाग का भी उपयोग करके एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। अभी हम लोग के पास टेक्नोलॉजी, लेकिन आने वाला समय में उपयोग हो सकता है। अभी स्टोर है कि नहीं, हम लोग यूज करेंगे, भविष्य में देखा जाएगा। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? भंडार संसाधन क्या है? हाँ ना, अभी हम लोग के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसका उपयोग हम लोग अभी कर सके। वो क्या कहलाएगा? भंडार संसाधन। क्या कहलाएगा? भंडार संसाधन। तो जल से विद्युत निकालने का तकनीक, लहर से विद्युत निकालने का तकनीक। अच्छा, सबसे विद्युत क्या निकाल रहा? अरे भाई, आपका अधिकांश चीज किस पे चल रहा है? विद्युत पे। आजकल टोटो भी विद्युत पे चलने लगा, ट्रेन भी विद्युत पे चलने लग गया। आने वाला समय बस भी चल रहा है, विदेश में बस चल रहा है विद्युत पे। आपका टीवी, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा सब किस पे चल रहा है? विद्युत पे चल रहा है। अधिकांश चीज किस पे चल रहा है? अभी भी यहाँ देखिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बिना सब ठप। तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग को हर हाल में क्या चाहिए? अरे भाई, बिजली निकाल लो ना, खानों बन जाता है। इंडक्शन नहीं बन जाता है, हीटर नहीं बन जाता है। तो अधिक अभी हमको ऊर्जा के रूप में क्या चाहिए? बिजली। बिजली चाहिए तो पंखा से हवा खा लीजिएगा आप। बिजली चाहिए भाई, क्या चाहिए? बिजली। है ना, याद देखिएगा। अब लास्ट जो है इसका, संचित कोष संसाधन। क्या है? संचित कोष संसाधन। देखिए, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। यानी जो भंडार संसाधन पड़े उसी का ये भी हिस्सा है। स्टोर किया हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? अभी भंडार में क्या है? स्टोर किया हुआ है। अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ, बस बात चल रहा है सब जगह। हाँ, ये ना, ये फिर कहीं जगह पे है लेकिन यहाँ नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे अभी देखो, भारत जो है चंद्रमा पे चला गया, मंगल पे चला गया, लेकिन अभी पाकिस्तान नहीं गया है। उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी। लेकिन भारत के पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन अब है ना। अब बहुत सारा चीज का ऐसा टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं लेकिन और देश के पास है। तो ये सब सब यही चीज है। हेलो, ठीक है, याद है। चलो चलो, तो देखो ध्यान देना, यह संसाधन जो है भंडार का ही हिस्सा है। पिछले वाला जो पड़े भंडार, उसी का हिस्सा है, जिसे उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। यानी ऐसा बहुत सारा चीज है जिसका उपयोग हम लोग ला सकते हैं, लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? वो सब जैसे हम लोग बांधों में जल, बांधों में जल का मतलब होता है उसी जल से हम लोग विद्युत का उत्पन्न करना। अब एक बांध से जल अभी उत्पन्न हो रहा है, जिसे पता है ना, टरबाइन घुमाएंगे, डायनेमो घूमेगा, फिर विद्युत मिल जाएगा। लेकिन ये अलग बात हो गया, यहाँ जल के मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना, ये भी क्या होगा? संचित कोष, मतलब अवेलेबल। ये बोले ना, ये भंडार का ही हिस्सा है। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है ना। इसका भी टेक्निक अभी हम लोग को मालूम नहीं है। वन हो जाएगा, नदियों का जल हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा? हाँ, संचित कोष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? संचित कोष। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, भंडार और संचित कोष में ज्यादा अंतर है ये नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? भंडार में और संचित कोष में अंतर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू रे, संसाधन जब समझ गए इतना जरूरी है हम लोग के लिए। हर काम संसाधन के द्वारा ही होता है। कोयला संसाधन कितना काम करता है, वही कोयला से आप खाना बनाते हैं, वही कोयला से होटल में इतना सारा काम होता है, वही कोयला से बिजली बनता है, और इसी बिजली से इतना सारा काम होता है। तो कोयला कितना इंपॉर्टेंट है। वही पेट्रोलियम है जिससे आप मोबिल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। उसी पेट्रोल की मदद से आप कार चलाते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं। ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं चलाते, हेलीकॉप्टर दूसरा चीज से चलता है। बस चलाते हैं, बड़ा हैवी हैवी चीज चलाते हैं आप। तो कितना उपयोगी है। अगर इसका उपयोग हम लोग बहुत गलत तरीके से करने लग जाएंगे, ए बाबू, ए दीदी, कोयला का उपयोग दुरुपयोग कर रही, तू सब पकड़ लिया, सुनेगी नहीं तो वही करेगी। चूल्हा चढ़ा के छोड़ देगी, चाय बनाने के लिए चूल्हा जला देगी, 5 किलो डाल दी, बस छोड़ देगी, ताऊ धधक रहा है। दुरुपयोग हुआ ये। क्या हुआ ये? आपके पास पैसा है, आप बहुत सारा पेट्रोल खरीद सकते, खरीद लिया है, आप खूब एकदम फूक रहे, फालतू का जला रहे, ये दुरुपयोग हुआ। क्यों? आप खरीद लिए, आप पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल कम है, जब पेट्रोल कम है तो वो महंगा बेचे, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। तो आपके कारण क्या हो गया? बर्बाद हुआ कि नहीं? संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? जिसको जरूरत है वो नहीं यूज कर पा रहा है फिर संसाधन। आपके पास खूब पैसा, आप घर में स्विमिंग पूल बना लिए। पानी एक जल संसाधन है। आप स्विमिंग पूल है, आप क्या करिए, घर में एकदम स्विमिंग पूल है, आप एकदम घर में स्विमिंग पूल में बहुत पानी है, आप समर से पानी खींच लिए, अगल बगल वाला गाँव भूखे रह गया, क्योंकि उसके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं, उतना पैसा नहीं है कि डीप बोरिंग करवा पाए। आप डीप बोरिंग करवाए, खूब बढ़िया बढ़िया फ्रेश वाटर निकाल रहे हैं, और एकदम क्या किस में डाल दे रहे हैं? स्विमिंग पूल में। एक बार में कम से कम 5 टंकी के बराबर पानी खींच रहा है, 5 टंकी से ज्यादा, और उसमें सब परिवार मिलकर नहा रहे हैं। अब पूरा पानी गंदा फिर बहा दिए, फिर रोज वही काम कर रहे हैं, अब पीना पानी का दुरुपयोग किया, और जो बेचारा गरीब वो संसाधन का दोहन हो रहा है कि नहीं? हाँ, ये ना।
हो रहा है कि नहीं? कोयला आपके पास पैसा, आप खूब कोयला खरीद लिए है, बेचारा दूसरा कोई खरीद नहीं पा रहा है। यस यू नो, आपके पास पैसा है, आप जंगल का पूरा लकड़ी कटवा लिए, अब बेचारा जो आदिवासी है जिसका घर है वही जंगल है, फील्ड बन गया, वो क्या करेगा फील्ड में? क्रिकेट खेलेगा? नहीं ना। तो संसाधन का दोहन नहीं होना चाहिए, संसाधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखिए, संसाधन नियोजन, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। तो संसाधन का हम लोग को विवेकपूर्ण उपयोग करना है। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो हम भी अगर बिजली ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा बिजली जला के छोड़ के चल गए। पैसा बिजली में मिलना है, कितना आएगा? 10,000 आएगा, 10 लाख आएगा, लो पे कर देंगे, पैसा ढेरी है। नहीं, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, विवेक से हम यूज नहीं करें उसको बंद करो। हम पानी का उपयोग नहीं करें, टोटी बंद करो। हम कोयले का उपयोग नहीं करें, उसको बुझाओ, ये कम दो। हमको चाय बनाना है, किसी और चीज पे चला लेंगे, खाना बनाना रहेगा तब हम चूल्हा लगाएंगे। हाँ, ये ना, बात समझ में आ रही है क्या? तो वही है, संसाधन का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। अब जल है, इसका मतलब थोड़ी है, अब पानी है, हाथे धोना है तो बाल्टी में थोड़ी हाथ घुसा लेंगे, पूरा पानी उठाओगे फिर फेंको, फिर दूसरा पानी लो। नहीं, संसाधन का सदुपयोग करेंगे हम लोग, अपने दिमाग से, बुद्धि से संसाधन का उपयोग करेंगे। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अगर संसाधन को नियोजित करके नहीं रखिएगा तो आने वाला समय में आपका बाल बच्चा हो सकता है उस संसाधन को देख नहीं पाए। उसके लिए उसको म्यूजियम जाना पड़ेगा देखने के लिए, व्हाट इज कोयला, व्हाट इज पेट्रोलियम, व्हाट इज मोबिल, व्हाट इज ग्रीस, समझे ना वो क्या है भाई? तो संसाधन का नियोजन जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके पास उतना पैसा हो, संसाधन आप जुटा सकते हैं, अगला पर नहीं जुटा पा रहा है। अगर लॉकडाउन के समय सब अमीर सब राशन खरीद ले तो भूखले आप रह जाइएगा, ये सोच के कि अब तो क्या होगा, तो वो उसके पास उतना पैसा है, सब राशन खरीद लिया, तो भूखमरी छाएगा कि नहीं छाएगा? चलो ठीक है, पूरा देश का भूखमरी नहीं छाएगा, कोई एक एक बाजार का वो सब राशन खरीद लिया, जितना पैसा मांगा दे दिया, तो वहां पे गरीब कहाँ जाएगा फिर? अब जो उसके पास मौजूद रहेगा उसका वो दाम बढ़ा के लेगा कि नहीं लेगा? तो ये सब चीज का ध्यान रखना। तो संसाधन का सदुपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग, बुद्धि से उपयोग करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन नियोजन। जनसंख्या नियोजन के बारे में भी समझना होता है। जनसंख्या, अब जनसंख्या बढ़ाई जा रहे भाई, विवेक तो मालूम होना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए कि हम जनसंख्या क्यों बढ़ाए। तो इसीलिए जनसंख्या नियोजन पे भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि जनसंख्या जो है वो नियंत्रित रहे। अरे भाई, नियंत्रित रहेगा तभी ना संसाधन का बंटवारा हो पाएगा। नियंत्रण क्यों जरूरी है? अभी यहाँ देख लो, आपका पापा के पास 1 कट्ठा जमीन था, पापा का 2 बेटा, अब 1 कट्ठा 2 कट्ठा, एक आधा आधा कट्ठा में बट गया, आधा कट्ठा में उसमें भी 1/4 कट्ठा, आदमी रहेगा कहाँ पे? कपाट पर रहेगा? नहीं है ना, जगह कितना छोटा हो जाएगा फिर। अब वही अमेरिका लोग में देख लो, और सब देश देख लो, रशिया देख लो, अमेरिका देख लो, बड़ा बड़ा कंट्री है, जनसंख्या कम है, संसाधन क्या है, जितना लेना है लो भाई, जितना उपयोग करना करो, कितना करेगा, जमीन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संसाधन का नियोजन, भारत में वही संसाधन का दुरुपयोग होता है। किसी के पास जमीन है तो बहुत है, किसी के पास है ये नहीं है, किसी के पास कोयला है तो बहुत है, किसी के पास है ये नहीं है, किसी के पास घर है तो बहुत है, किसी के पास है ये नहीं है, किसी के पास बिजली तो 24 घंटा है, जनरेटर है उसके घर में, इन्वर्टर है उसके पास, उसके पास बिजली भी उसके पास 24 घंटा है, और किसी के घर में है ये नहीं है। तो संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण करना होगा, तब जा करके आने वाला पीढ़ी उस संसाधन का उपयोग कर पाएगा या उस संसाधन को देख पाएगा। तो संसाधन का उपयोग बहुत जरूरी है विवेकपूर्ण तरीके से, वही संसाधन नियोजन कहलाता है। जनसंख्या का भी नियोजन जरूरी है, अगर जनसंख्या का नियोजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आने वाला पीढ़ी को बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगा, क्या कहते हैं, क्राइम बढ़ जाएगा, बहुत सारा चीज बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है संसाधन संरक्षण। ये तो समझिए संसाधन नियोजन जरूरी है, तो संसाधन का संरक्षण भी तो जरूरी है, संसाधन को बचा के नहीं रखेंगे, हाँ ही ना। सो संसाधन का संरक्षण, इन संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, संसाधन को बचाना। और एक महात्मा गांधी के द्वारा एक बहुत बड़ा अच्छा बात बोला गया है कि हम लोग के पृथ्वी के पास पेट को भरने के लिए पर्याप्त चीज है, पर्याप्त संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहीं भंडारा हो रहा है ना, तो वहां चाहिए अपना पेट भर ले लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं, एगो दे दीजिएगा, हमारे माई के लिए दीजिएगा, बाप के लिए भी दीजिएगा, भाई के लिए भी दीजिए, भौजाई के लिए भी दीजिए, ननद के लिए दीजिए, सास के लिए दीजिए, सब लेके आना। ये क्या हुआ? पेटी भर रहे हैं आप। यस यू नो, हुआ कि नहीं? तो वही महात्मा गांधी एक बहुत अच्छा बात बोले हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। आदमी को भूख मिट जाता है, फिर कहते हैं आदमी का भूख मिट जाता है लेकिन लालच नहीं मिटता है। यस यू नो, लालच मिटता है नहीं मिटता है। तो यही संसाधन अगर है, संसाधन पर्याप्त है, लेकिन आदमी को चाहिए और एक कट्टा है, पर्याप्त जमीन है, उसमें घर रह सकता आराम जीवन, लेकिन और लेना है, और लेना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यही चीज है लालच, या फिर कह सकते हैं लालच नहीं कहेंगे तो महत्वाकांक्षा बोल सकते हैं, उस चीज को लेने की इच्छा बोल सकते हैं बहुत ज्यादा। किसी घर में एक कार नहीं 4 कार है, क्या मतलब हुआ? एक कार से रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा था लेकिन फिर भी दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शौक, महत्वाकांक्षा कि लेना है लेना है लेना है, ये चीज। हाँ ये ना। चलिए अगला देखिए बाबू, क्या है? विश्व शिखर सम्मेलन। इसी सब चीज को ध्यान में रख करके कि इस चीज का उपयोग कितना दुरुपयोग हो रहा है। अमीर लोग अपने लालच में जंगल को कटा रहा है, अमीर लोग अपने लालच में क्या कर रहा है बाबू? जल का दोहन कर रहा है, अमीर लोग अपने लालच में संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है, इसी चीज को पर्यावरण को दूषित कर दे रहा है। अपने लालच में बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल रहा है, पर्यावरण में क्या कर दे रहा है? पूरा धुआं, पूरा गंदगी फैला दे रहा है, प्रदूषण फैला दे रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, नदी में प्रदूषण फैला दिया, बहुत सारा कुछ कर दे रहा है। तो ये सब चीज से बचने के लिए जब देखा कि ये बहुत विश्व पे बहुत बड़े स्तर पे ये सब चीज हो रहा है, तो विश्व को सामने आना पड़ेगा, पूरे देश को सामने आना पड़ेगा, ताकि इस चीज से छुटकारा पा सके और आने वाला समय में किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। तो इसी चीज पर नियंत्रण पाने के लिए पूरा देश मिल करके एक सम्मेलन किया, उस सम्मेलन का नाम रखा गया विश्व शिखर सम्मेलन। क्या नाम रखा गया? विश्व शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ, ये कहाँ हुआ था? स्वीडन एक देश है। स्वीडन क्या है? एक देश है। कहाँ? यूरोप में पड़ता है। यूरोप इस सब चीज में अग्रणी है। यूरोप जाओ, देखो कितना साफ सुथरा जगह मिलेगा, इन्वायरमेंट कितना बढ़िया मिलेगा। एक भारत में एक आया था विदेश का लोग, जब यहाँ आया ना, यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा था, ठीक है ना, इंटरव्यू के दौरान बीच इंटरव्यू छोड़ के चला गया। कारण एक्सक्यूज पता क्या है? यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो हवा सांस लेने लायक नहीं है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिएगा, AQI जिसको हम लोग बोलते हैं, हवा की शुद्धता को नापते हैं, जो नॉर्मल आदमी को लेना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। ये अच्छी बात नहीं है, कई गुना ज्यादा है, बढ़िया है नहीं, गंदा है पूरा का पूरा वातावरण हम लोग का, एकदम दूषित है। कारण क्या है? प्रदूषण, डस्ट, धूलकण, जो हम लोग की लाइफ को घटाता है, कई तरह का बीमारी का कारण बनता है। तो ये सब चीज से बचना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यही सब चीज को ध्यान में रखते हुए, 15 जून 1972 ईस्वी को फर्स्ट टाइम, पहली बार विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किस चीज के लिए? पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए। जंगल को ढेर नहीं काटना है, जल का ज्यादा दोहन नहीं करना है, जंगल को बचाए रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करना है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना है, कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 जून 1972 ईस्वी को पहली बार स्वीडन, कौन सा जगह है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, बताए थे तुम लोग जब मैप पढ़ाए थे। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। पहली बार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजन किया गया, जिसमें कई सारी चीजों पे ध्यान दिया गया। कार्बन क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पे, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं निकालना, अगर निकालना है तो उसका फिल्टर करके निकालना, ऊपर भेजना है। चिमनी लगाओ सब कंपनी वाला सब, नहीं तो सब प्रदूषित कर देता है वातावरण। और नदी में अगर आप गंदा पानी छोड़ रहे हैं तो छोड़ने के पहले आप उस नदी का पानी को साफ कीजिए, ताकि जो गंदगी कचरा उसको साइड रखिए, और जो पानी जो गंदा है लेकिन उसमें कोई अपशिष्ट नहीं, कोई जहरीला केमिकल नहीं है, उसको रिलीज कीजिए। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब कंपनी ये सब चीजों पर ध्यान रखते हुए पहली बार, और इसीलिए तब से लेकर अब तक 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते रहते हैं, क्योंकि वही पहला दिन था जिसमें विश्व में पर्यावरण को लेकर के पूरा देश चिंतित हुआ था कि पर्यावरण को ख्याल रखना, ये पर्यावरण का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ ये ना। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम अपना देश, हम अपना देश, हम जितना प्रदूषण करेंगे तो करेंगे, उड़ के तो वो देश जाएगा। चीन जितना प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है, क्या भारत पर असर नहीं पड़ेगा? पूरे विश्व पर असर नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। ये तो कोरोना जैसा है। चीन में कोरोना आ गया, चीन का लोग इधर उधर भी जाता है, कोरोना लेके जाएगा, कोरोना लेके जाएगा। जैसे सिंघाड़ा एक जगह निकला, जहां लोग देखा वही सिंघाड़ा लोग गया, दूसरी जगह भी खाया, वहां को भी लोगों को खिलाया, आदत लगा दिया, ये सिंघाड़ा सब जगह फैल गया। रोज शाम में सिंघाड़ा छका रहा है। वही मोमो का हलवा, रोज मोमो छका रहा है। वही जिलेबी का हलवा। इसी तरीके से ना खान पान बाहर से कैसे आ गया इधर? बर्गर, फ्रेंच फ्राई, चिप्स, पिज्जा, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? कैसे आ गया? उसी तरीके से अगर कहीं पर भी प्रदूषण ज्यादा होगा, ये फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, है ना। चलिए, इस सम्मेलन के बाद ही पूरे विश्व में हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितना जून को?
कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए अब हम लोग है ना आज यहीं पे रखते हैं इसको, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करें, ठीक है?